मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। एक प्रश्न इन दिनों बहुत मौजू हो गया है कि आखिर भारत के नागरिक होने का हमारे और आपके पास कौन सा प्रमाण है। जो संविधान है उसके आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पूरे प्रावधान दिए गए हैं कि नागरिकता का निर्धारण कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, कौन नागरिक होगा। और जो रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है सरकार का, उनके अनुसार होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय भारत सरकार का, यह हमारे आपकी नागरिकता का निर्धारण करता है। मेरे पास या आपके पास गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता निर्धारित किए जाने का कोई प्रमाण है नहीं, कोई कागज नहीं है। और इसी को लेकर बहस छिड़ी है कि आखिर नागरिकता कैसे साबित की जाएगी। आर्टिकल 11 के तहत एक सिटीजनशिप एक्ट बना है, उसमें कई आधार हैं भारत के किसी भी व्यक्ति को नागरिक घोषित करने के। सबसे महत्वपूर्ण है बाई बर्थ, यानी यदि हम संविधान के प्रारंभ होने के समय पैदा हुए थे देश में और देश में रहते थे, हमारे माता पिता उनमें से कोई एक भारत के नागरिक थे, दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं थे, तो हम भारत के नागरिक हो जाते थे। संविधान के लागू हो जाने के बाद भी यदि हम भारत में पैदा हुए हैं, मोटे तौर पर एक कट ऑफ डेट दिया गया है दिसंबर 3, 2004, तो उसके बीच में यदि हम पैदा हुए 1950 के जब लागू हुआ था 26 जनवरी को, उससे लेकर के 3 जनवरी 2004, और हमारे माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं और दूसरे इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो हम हो जाते थे। 2004 के बाद अगर हम पैदा हुए हैं तो निश्चित तौर से दोनों के बारे में था कि ये भारत के नागरिक हैं, तब हमको माना जाता था कि हम भारत के नागरिक हैं। तो एक तरीका था बाई बर्थ जो निर्धारित किया गया हुआ है। अन्य भी तरीके हैं, वंश के आधार पे हैं। कई लोगों पर वंश के आधार पर लागू होता है, जो यहाँ नहीं पैदा हुए, बाहर पैदा हुए, लेकिन उनके माता पिता हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। नेचुरलाइजेशन के रूप में होता है, अगर आप विदेशी नागरिक हैं और एक 12 साल तक की सीमा दी गई है और आप उसमें रहते हैं इस देश में, और आपके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो आप हो जाते हैं। बाई रजिस्ट्रेशन होता है, और बाई अगर कोई टेरिटरी भारत में ले ली गई तो माना जाता है। इस नागरिकता अधिनियम के कई बार इससे संशोधन हुए हैं कि स्थितियां बड़ी गड्ढ हो जाती हैं। इसे 2019 में संशोधन करके कहा गया कि यदि विदेशी नागरिक हैं और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन आपका हुआ है तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से आए हों और आप हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन इत्यादि की कैटेगरी से आप आते हो तो। लेकिन अगर मुस्लिम होंगे तो नहीं होता। अभी जो एसआईआर देश भर में हुआ है या हो रहा है, जो बिहार से शुरू हुआ था, उसमें कहा गया कि हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। और उसके लिए बिहार से जब शुरू हुआ तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि भले ही आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देंगे तो माना जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाएगा। नहीं आपके पास है तो निश्चित तौर से आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इस बीच बंगाल में एसआईआर होने लगा और एक नया तरीका कह सकते हैं वोटर्स लिस्ट में से नाम काटने का या शुद्धिकरण करने का, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब कोई नहीं जानता लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे तय होगा, कौन तय करेगा, किस आधार पर तय करेगा। लेकिन बंगाल में लगभग 27 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पे वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार का चल रहा था उसके साथ ये भी नथी हुआ, और काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जुडिशियल ऑफिसर्स को इस बात को निर्धारित करने का काम सौंपा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी भी 27 लाख के आसपास लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जो जो तरीका अपनाया गया, जो जुडिशियल ऑफिसर्स को बनाया गया और जो इसके बाद ट्रिब्यूनल गठित किया गया, स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या दिखलाएंगे, कौन सा कागज़ दिखलाएंगे हमें भारत का नागरिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एसआईआर के बारे में आया है, उस फैसले में तो ये है कि अगर के जो संविधान है उसमें एसआईआर हो सकता है, संवैधानिक रूप से ये सही है,
लेकिन ये भी कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है। यानी अगर आपका नाम नहीं भी है तो इसका मतलब नहीं कि आप सिटीजन नहीं हैं, और आपका नाम है इसका मतलब नहीं कि आप सिटीजन हैं। बड़ा विचित्र हो गया। इतना मेहनत करने के बाद लोगों ने कागज़ दिखलाए और माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना भी या नहीं आना भी सिटीजनशिप की निशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और सुप्रीम कोर्ट का कानून देश भर में लागू होता है। इधर फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बड़ी विचित्र स्थिति और पैदा कर दी। हम में से बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट है, और पासपोर्ट माना जाता है कि अगर भारत का नागरिक यहाँ को मिलता है। हाँ, अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो हमारा कानून कहता है कि विशेष परिस्थितियों में आपको भी मिल सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियाँ होंगी जिसका निर्धारण सरकार करेगी। लेकिन अगर आप नागरिक हैं तो आपको मिल जाना है। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिया कि पासपोर्ट होना भी आपके सिटीजनशिप की निशानी नहीं है। अब समस्या तो बहुत गंभीर हो गई कि भैया फिर सिटीजनशिप के लिए कौन सा पेपर हमारे पास है। हम भारत में पैदा हुए हैं, जो सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार जो कहता है, सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि यदि आप भारत में पैदा हुए हैं, आपके माता पिता भी भारत के हैं, तो आप नागरिक माने जाएंगे। लेकिन कागज़ कौन सा है, कौन सा कागज़ इसको तय करेगा? डेट ऑफ बर्थ, तो फिर माता पिता का भी डेट ऑफ बर्थ कहाँ से आएगा? तो ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, और इन्हीं समस्याओं से ग्रसित एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनकी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। आर राजगोपाल। ये एक बहुत ही मशहूर अंग्रेजी का अखबार टेलीग्राफ कलकत्ते से निकलता है, उसके एडिटर रहे हैं। 30 वर्षों से कलकत्ता में हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो केरला के रहने वाले हैं, कलकत्ता में रहते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं कलकत्ता में, लेकिन वोटर लिस्ट के रिवीजन के समय उनका नाम उसमें से छंट गया। बेचारे भागे भागे ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं। ट्रिब्यूनल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। यानी आप समझ लें कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, केरल में पैदा हुआ है, बंगाल में काम करता है, 30 वर्षों से वहाँ पर बसा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, उसका नाम वोटर लिस्ट में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नामक एक नए जो तरीका निकाला गया बंगाल में, 27 लाख लोग छट गए, उसमें शामिल है, और वह व्यक्ति वोट नहीं दे सका। वो कोर्ट में गया था, हुआ कि ठीक है अगले चुनाव में वोट दे लीजिएगा। हालांकि 27 लाख लोगों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे लीजिएगा अगले चुनाव में, इस चुनाव को छोड़ दीजिए। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप दे चाहे नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब विचित्र सी बात लगती है, लेकिन कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश है। लेकिन राजगोपाल जी के साथ समस्या ये पैदा हुई कि इनके पास एक पासपोर्ट था, और उस पासपोर्ट रिन्यू कराना था। फरवरी महीने में, इसी फरवरी महीने में 2026 के फरवरी में इन्होंने पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अपना आवेदन दिया। इसी बीच इनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया, और पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस स्टेशन में कहा गया कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं, तो आप हम रिकमेंड कैसे करेंगे? जबकि पुलिस का सत्यापन होता है इस बात को जानने के लिए कि व्यक्ति उस पर्टिकुलर जगह जो जिसका पता दिया रहता है कि नहीं रहता है, क्या इसके ऊपर कोई केस मुकदमा ऐसा तो नहीं जो इससे भारत से भाग जाने की संभावना है। लेकिन वोटर लिस्ट का आधार बना के पुलिस ने कहा कि आपको नहीं मिलेगा, और अप्रैल महीने में इनके बेटी की शादी थी अमेरिका में। पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ, बेचारे नहीं जा सके अमेरिका। अब ये सवाल इसने सिर उठाया, तुल पकड़ लिया, कहा कि एक प्रसिद्ध पत्रकार, एक संपादक, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यही गलती, सबसे पहली गलती तो यही हो गई। उसके साथ यह उसके साथ यूँ कहा जा सकता है कि यह उसका मतलब उसका दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, उसका एक तरीके से उसके साथ उसका अपमान भी कहा जा सकता है। उसका अपमान हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ कि उसका नाम कट गया, और दूसरा अन्याय ये हुआ कि उसी के आधार पे कह दिया गया कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के बारे में जो अपना जजमेंट दिया, उसमें कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होना ना होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पुलिस ने मान लिया कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप नागरिक नहीं है। इस मसले को उठाया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इस मसले को उठाया प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया ने, कहा कि तो अद्भुत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वोटर लिस्ट में नाम होना ना होना सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है, यानी आप सिटीजन हैं कि नहीं है। यहाँ तक कि पासपोर्ट को
फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि ये इंडियन होने का प्रमाण नहीं है, ये केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, तो उसको ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो दे देना चाहिए था, रिन्यू कर देना चाहिए था। वोटर लिस्ट का आधार क्यों माना गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप का फैसला गृह मंत्रालय करेगा। अब केरल में पैदा हुआ व्यक्ति, कलकत्ते में 30 साल से रहता हुआ व्यक्ति अब नागरिक नहीं है, इसी आधार पर नहीं आपने पासपोर्ट का रिन्यूअल किया, पुलिस ने इसलिए नहीं किया। अब पुलिस वालों के दिमाग में क्या बात बैठाई गई, कहाँ से आई, उनके अधिकारियों ने कैसे ब्रीफ किया, लेकिन यह व्यक्ति जो है सो बिना पासपोर्ट के है। प्रेस काउंसिल और प्रेस गिल्ड ने कहा कि जब इनके साथ हो सकता है तो जो 27 लाख लोग बंगाल में छटे हैं उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो जो नई सरकार है वो ये कर रही है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता था उससे इनको वंचित किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मान लिया गया कि आप विदेश के नागरिक है। कानून कुछ कहता रहे, सत्ताधारी कुछ कहेंगे, और जो कारकुन हैं सत्ता के, मैं भी रहा हूँ, कारकुन रहा हूँ, मैं भी प्रशासन में रहा हूँ, अपने मन से चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं लोगों को, अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। आज राजगोपालन के साथ अन्याय हुआ, और एक अद्भुत चीज़ तो ये हो गई कि कथित पत्रकार जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडवाइज़र लगा हुआ है, उसने एक ट्वीट किया, कहा कि प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनका केस टेकअप कर रहा है। ये तो ऐसे सज्जन हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ भी उगलते थे, उसके मंत्रियों के खिलाफ भी उगलते थे, इसलिए इनके साथ तो ठीक हुआ। एज इफ अगर आप सरकार के पक्ष में काम करने वाले पत्रकार हैं, गोदी पत्रकार हैं, तब आपको नागरिक माना जाएगा। और यदि आप स्वतंत्र चेता हैं, यदि आप डिसेंट रखते हैं, यदि आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं और आप पत्रकार हैं, तो आपको नागरिक नहीं माना जाएगा और आपको अधिकार नहीं है कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो। ये वो एडवाइजर कह रहा है। कितने शर्म की बात है। निश्चित तौर से जो पत्रकार एडवाइजर बनाया गया है, हम समझ सकते हैं कि उसने सरकार के पक्ष में क्या किया होगा जिसके वजह से उसको इस तरह का पद मिला है, इस तरह के पक्ष उसको मिल रहे हैं। शर्म भी नहीं आती लोगों को सब कहते हुए। यानी आम नागरिक भी यदि सरकार के पक्ष में बात न करेगा, सरकार के पक्ष में काम न करेगा, तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, और यदि वो सरकार का चरण चुम्बन करता रहेगा तो उसे लाभ मिलेगा। ये अद्भुत यह देश हमारा बन रहा है। इसलिए मैंने सोचा मित्रों कि इस SIR के बारे में जो इतने हंगामे शुरू में होते रहे और कई जगह हो रहे हैं, देखा जाए कि उसका प्रभाव क्या हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या हैं। एक संपादक, न तो वोटर लिस्ट में उसका नाम डाला गया, छांट दिया गया, कहा जा सकता है 27 लाख लोगों के साथ। सब लोग जानते होंगे कि ये संपादक हैं टेलीग्राफ के, और स्वाभाविक टेलीग्राफ एक स्वतंत्र रूप से निकलने वाला अखबार माना जाता है। वो सत्ता के पक्ष में बातें नहीं करेगा, ये सत्ता की चापलूसी नहीं करेगा, सत्ता के पक्ष में जहाँ बात करने वाली होगी करेगा, चापलूसी नहीं करेगा। उसके संपादक को सजा दी जा रही है, इस रूप में सजा दी जा रही है, अपमानित करके सजा दी जा रही है। तो 27 लाख लोगों के बारे में सोच लीजिए जिनको वर्तमान सरकार लाभों से वंचित करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो शब्द, खोखले शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और इन खोखले शब्दों से भारत के नागरिक परेशान किए जा रहे हैं। इसलिए मित्रों मैंने सोचा कि इस विषय पर, राजगोपालन के इस विषय को लेकर के आपसे मैं अपनी बातें रखूं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।